हुकूमत ने आज पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट जो है वो हमारे साथ शेयर किया है और अब इसके बाद बातचीत शुरू होगी गवर्नमेंट साइड के साथ हमारी, और देखते हैं फिर बात कहाँ तक पहुँचती है। जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने दिया है अभी उसमें भी बहुत सारे अबहाम है। गवर्नमेंट के ड्राफ्ट में वो इनपुट है जो उन्होंने वकला की तरफ से बार काउंसिल से भी लिया और अपने भी कुछ पॉइंट्स उसमें डाले हैं। नहीं, कोई ड्राफ्ट हुकूमत ने पेश नहीं किया कि किस आर्टिकल में। उस आर्टिकल कुछ जजेस रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स थे, वो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि मुझे वकीलों ने कुछ फीडबैक उन पे ये कि मैंने उसके टॉप पे लिखा है नॉट अ ड्राफ्ट बाय द गवर्नमेंट। वही ड्राफ्ट है जिसमें वफाकी आईनी अदालत के क़याम की बात है, जुडिशल कमीशन को किस तरह होना चाहिए, जजेस की अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम क्या हो, उनकी कॉम्पिटेंस टू फंक्शन, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो बुनियाद भी होनी चाहिए। और ये तय हुआ है कि कल दोबारा बैठक होगी 12 बजे के बाद और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। जनाब, आईनी तरमीम को लेकर मुल्की सियासत में हिजानी कैफियत ताहाल बरकरार है। हर सियासी जमात सियासी शतरंज की बसात पर अपने कार्ड्स खेल रही है और हर कोई अपनी चाल बहुत मोहतात होकर चल रहा है। जहां एक तरफ हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है कि ये तरमीम किसी तरह से मंजूर हो, तो वहीं बिलावल भुट्टो जरदारी इस तरमीम को कामयाब करवाने के लिए हुकूमत से भी दो हाथ आगे हैं। लेकिन सबकी नजरें मौलाना फजल रहमान के ऊपर हैं कि वो किसके साथ जाते हैं, हुकूमत या फिर ऑपोजिशन। मौलाना को कौन राम करेगा या मौलाना किसको राम करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर तहरीक इंसाफ को इस तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वह एहतजाज भी कर रही है और इसे रुकवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी कर रही है। इसी सिलसिले में आज खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आईनी तरमीम के हवाले से मुजव्वज़ा आईनी मुसव्वदे पर इजहार ख्याल किया। पीटीआई, जेओआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आज अपना मुसव्वदा कमेटी में पेश कर दिया। हुकूमती वज़रा ये कहते हैं कि कमेटी की कोशिश होगी कि तमाम जमातों का मौक़िफ़ सुना जाए। कोशिश ये भी है कि 18वीं तरमीम की तरह मुश्तरका मुसव्वदे पर मुत्तफ़िक हो जाएं। ऐसे में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि आज कमेटी के इजलास में काफ़ी तजावीज़ सामने आई हैं। हिजान की कैफियत जो पैदा कर रखी थी वो कम अज़ कम ख़त्म हो गई है। मगर साबिक स्पीकर असद कैसर ने इल्जाम लगाया है कि हमारे अरकान असम्बली ने बताया है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। असद कैसर ने मजीद ये भी कहा कि हमारे अरकान असम्बली को 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर्स की गई हैं, मगर हमारा कोई एमएनए टूटेगा नहीं। ये लोग ऐसे तरीके से आखिर क्यों कानून साजी करना चाहते हैं? हम इनको इदलिया पर हमला नहीं करने देंगे। लिहाजा मौजूदा सियासी हालात में सबसे अहम सवाल ये भी है कि क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगी, जिससे खुशाइन तौर पर केपी में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन एक साथ बैठे और मसाइल हल करने का इंदिया दिया। तो क्या मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग पर सब इकट्ठे होंगे? क्या हुकूमत अपोजिशन के एहतजाज को क्रश करने के बजाय मुज़ाकरात की दावत देगी? एससीओ कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद यकीनी तौर पर खुशाइंद है, लेकिन क्या इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा? जबकि मौशी हालत के पेश नजर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी खुशगवार हवा का झोंका है। क्या इस तरह की मजीद खुशखबरियां आने वाले दिनों में मजीद कौम को मिलेंगी? क्या सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करके मुआशी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को ले जाने की कोशिशें कौम को नजर आएंगी? इन मौज़ूआत पर आज तफसील से बात करेंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले के निशान का केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसले को पढ़ें फिर तनकीद करें। आज तक ऐसी दरख्वास्त नहीं देखी जिसमें फैमिली मसरूफियत के सबब इल्तवा मांगा गया हो। हुक्मनामे में यह भी लिखा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के शिक 6 के तहत नजरसानी में वकील तब्दील हो सकता है। इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए इल्तवा दिया जाता है। समाअत 21 अक्टूबर को होगी। मजीद कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। इस पर भी बात करेंगे, मगर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आईनी तरमीम का ऊंट किस करवट बैठेगा और इसके मुल्की सियासत मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब होंगे। इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजज़ियाकार मोहम्मद नशाद अली साहब, ताहिर नईम मलिक साहब और नसीम सिद्दीकी साहब। नशाद साहब, आपसे सबसे पहले आगाज करूंगी। सर फरमाइएगा, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर जो वो मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं वो आज जो है वो शेयर किया इजलास में। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये अपना मुसव्वदा शेयर नहीं किया। एक तो जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले भी बात करते आए हैं कि एक वफाकी आईनी अदालत नहीं, चारों सूबों में भी आईनी अदालतों का क़याम होना बहुत ज़रूरी है। सर, अभी तो एक पे इतना हंगामा बरपा है, आपको लगता है 4 सूबाई आईनी अदालतों की मजीद और ज़रूरत है पाकिस्तान को?
देखिए, अगर एक आईनी अदालत कायम हो गई तो एक प्रेसिडेंट आपके सामने आ जाएगा। और फ़र्ज़ कीजिए कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सूबाई सतह पर भी आईनी अदालतें होनी चाहिए, तो वो अपनी जो ख्वाहिश है या जो वो समझते हैं वो बाकी तमाम सियासी जमातों के सामने रख देंगे। अब तो ये मामला जो है वो आपने खुद कहा कि कुफर टूट गया, तो चूंकि वो टूट चुका है तो अब जो मामला है वो सारा ज़ेरे बहस आएगा। फ़र्ज़ कीजिए कि उसकी उनकी ज़रूरत महसूस नहीं होती तो यकीनन उसकी जो बाकी जमातें हैं उसकी तायीद नहीं करेंगी, और अगर उसकी ज़रूरत वो पीपल्स पार्टी ये उसको बावर कराने में कामयाब हो जाती है बाकी से सियासी जमातों को कि इनकी ज़रूरत है, तो यकीनन उसे मंजूर भी कर लिया जाएगा। कभी भी नौशाद साहब ये कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब आईनी अदालत, और मौलाना कह रहे हैं आईनी बेंच। यहाँ पर अभी भी एक डेडलॉक है, लेकिन कहीं ना कहीं खबरें ये भी हैं कि सब कुछ तय हो चुका है पसे पर्दा। जिस दिन फलस्तीन के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये जो आज कुछ हो रहा है और कल भी होने जा रहा है, जिस तरह के बार बार पार्टी इजलास होंगे, ये सब एक दिखावा है। इज दैट ट्रू? देखिए, हमारे पास भी कुछ ऐसी ही इतलात हैं कि मौलाना साहब जो हैं उनके मामलात हुकूमत से तय हो चुके हुए हैं। ये दिखावा आप इसे कह लीजिए या इसको यूं कह लीजिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ निटिग्रिटीज़ ऐसी होंगी जिसके ऊपर मामलात तय किए जा सकते हैं। देखें ना, मैंने अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, दोस्त अहबाब हमारे से बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, फ़र्ज़ कीजिए कि कुछ बातें मैंने उनके सामने भी रखनी है, उनकी भी राय लेनी है। अगर उनकी राय शामिल कर ली जाएगी तो एक बेहतर राय डेवलप हो जाएगी। इन प्रिंसिपल अगर कोई फैसला हो चुका है तो वो हो चुका है कि आईनी अदालत बनेगी। अब फ़र्ज़ कीजिए कि मौलाना साहब उसके ऊपर आज आईनी बेंच से होते होते आखिरकार उस तक पहुंच जाए, तो ये कहा जाएगा कि हुकूमत उन्हें मनाने में कामयाब हो गई। ठीक है। अगर पहले आप शो कर देंगे सारे कार्ड, सियासत में कार्ड ही तो शो नहीं किए जाते, वही सीने से लगा के रखे जाते हैं। तो ये तो अभी फिलहाल की ये सिचुएशन यही है। अब मसला ये नहीं है, मसला मौलाना फजलुर रहमान का नहीं है, मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मसला है ना, उस पर भी एक मेरा सवाल है। नसीम सिद्दीकी साहब से मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। सिद्दीकी साहब, बड़ी कुछ अलग सी चीजें हो रही हैं इन 2-4 दिनों में। जो कल हुआ वो यकीनी तौर पर, एक परसों रात जो हुआ वो इंतहाई खुशाइंद अमल था। एक तरफ मोहसिन नकवी, एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब, एक तरफ फैसल करीम कुंडी साहब। ठीक है, ये मंजर भी हमारी आंखों ने देखा। दूसरा ये भी है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहा करती थी कि वो किसी भी किस्म की कमेटी का हिस्सा नहीं बनेगी हुकूमती सतह पर, अब उसके मेंबरान आज खुद इस कमेटी के इजलास में शरीक भी हुए कि जहां पर ये मुसव्वदा शेयर किया गया और बाकी तमाम जमातों ने शिरकत की। सर, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं मामला तय हो रहे हैं और कुछ ऐसी कोशिश की जा रही है कि दोनों लिहाज से विन विन सिचुएशन हो जाए? देखिए, ज़रियात में बड़ा अच्छा सवाल है आपका। होना तो पाकिस्तान में यही चाहिए, सियासी इस्तेकाम इसी तरह हो सकता है। आप जिस तस्वीर की या वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब बैठे हैं और एक तरफ फैसल करीम कुंडी जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब बैठे थे, तो ये सही कॉम्बिनेशन था क्योंकि अली अमीन गंडापुर आवाम के एक नुमाइंदे हैं और गवर्नर तो नुमाइंदा नहीं होता और ना ही मोहसिन नकवी साहब नुमाइंदे हैं, तो लीड वहाँ पे अली अमीन गंडापुर कर रहे थे। कौमी में मसला ये है कि वहाँ पे जो भी असेंबली बैठी है वो फार्म 47 वाले लोग हैं, वो लोग नहीं है जिनको अवाम ने वोट दिए थे, या अवाम का मैंडेट नहीं है, इसलिए वहाँ पे ज्यादा गड़बड़ होती है। लेकिन पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम लाने के लिए इमरान खान साहब ने भी कहा, बाकी जमातें भी हमेशा मिलजुल के बैठी हैं। तो जो कमेटियों में शिरकत हुई है या आइन में जो तरामीम लाई जा रही है और जिस तरीके से लाई जा रही थी, एक डकैती मारी जा रही थी ना रात के अंधेरे में, ना तो कौमी असेंबली के मेंबरान को पता था कि क्या तरामीम आ रही है, क्या मसवदा है, और उस आइन में मजीद आप तरामीम पे तरामीम करते चले जा रहे हैं, और वो भी किसी एक शख्स के लिए। लेकिन यहाँ पे मौलाना फजल रहमान ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और उन्होंने वहाँ पे रजिस्ट किया, और पीटीआई का जो जिस तरह भी आपने मिसाल दी उस तरह के साथ भी उनके कितने इख्तलाफात थे, नहीं पुकारते थे, लेकिन वो उनके साथ भी बैठे। तो पाकिस्तान में जब तक लेकिन आज तारड़ साहब फरमा रहे थे कि मुसव्वदे में इतनी कुछ चेंजिंग्स नहीं आई हैं, जो पहले आईनी मामला थे रखे अब भी वो गए हैं। हाँ, लेकिन पसे पर्दा जो खबरें हैं, जो तलात है, वो हैं ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जिस एक शख्सियत के हवाले से मामलात ज़ेरे गर्दिश थे, शायद अब वो मुस्तकबिल में उस आईनी अदालत का हिस्सा नहीं होंगे। ये मुमकिन है कि इस बात पर आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना भी इत्तफाक कर जाएं। जी देखिए ना, यही तो सबसे बड़ी वारदात थी कि अगर आप काजी फाइज ईसा को आईनी अदालत का सरबराह बना देते या उनको 3 साल के लिए एक्सटेंशन मिल जाती, सबसे तो बड़ा रौला इस बात का था। इसी में विन विन पोजीशन थी दोनों तरफ से, जिसमें पीटीआई कामयाब हो गए।
तो बात है कि आईनी तरामीम आनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से लाई जा रही है वो तरीका नहीं होना चाहिए, ओपन डिबेट होनी चाहिए। और आप अगवा कर रहे हैं, आप लोगों को जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप आइन बनाए भाई, आपको ये मामूली बात थोड़ी है कि आप लोगों को इस तरह मेंबरान को अगवा करें या उनसे जबरदस्ती आप वोट डलवाएं। आईनी तरमीम तो मिलजुल के आनी चाहिए, जिस तरह भुट्टो साहब के जमाने में हुआ है कि बढ़िया मुत्तफिका आइन आया था और उस वक्त सियासतदान थे वो तमाम शामिल थे। अभी भी अगर इस तरीके से कोई आईनी तरामीम आती है तो बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है सिद्दीकी साहब, पॉइंट आपका आ गया। ताहिर साहब से मैं जरा सवाल ये लेना चाहती हूँ। ताहिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि विन विन सिचुएशन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी हो जाए और मौलाना फजल रहमान साहब के लिए भी हो जाए, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में खान साहब कहीं ऑन बोर्ड नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनसे मेल मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर रखी गई है। उनकी बहन से भी उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा, जो कि अकेली ही बाहर रहेगी, 2 तो इस वक्त जेल में हैं। ये बताइएगा कि फिर कौन है जो पार्टी के इन फैसलों को लेकर आगे लीड करेगा? क्या खान साहब इससे ला इल्म है या उन तमाम तर चीजों का इल्म है कि आगे फैसले क्या होने जा रहे हैं? इसमें 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि अगर मुशावरत का अमल शुरू हुआ है और जैसे कि दीगर शुरका ये कह रहे हैं कि कल बड़े अच्छे ऑप्टिक्स आए हमें वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर कुंडी साहब के साथ, तो फिर मुलाकातों पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए थी। और हम देख चुके हैं कि आज़म सवाती की जो मुलाकात हुई उसके बाद जो बानी PTI हैं उन्होंने अपना जलसा मनसूख किया। तो अगर आप आईनी तरमीम करने जा रहे हैं तो मुशावरत का सिलसिला पार्टी सरबराहों तक होना चाहिए। लेकिन जो मारूजी हालात हैं उनमें अगर मुमकिन नहीं है तो इससे कबल तहरीक इंसाफ ने भी इसकी तैयारी की हुई है। उन्होंने एक इतला के मुताबिक मौलाना फजल रहमान को ये इख्तियार दिया है। दूसरा जो उनकी लीगल टीम है जो इस पे वर्क कर रही है वो सारे लोगों की आपस में मुशावरत है और उनकी पहले भी मुलाकातें हो चुकी हैं बानी PTI से। उसमें बैरिस्टर गौहर हैं, उसके अंदर सलमान अकरम राजा हैं और ये वो वकील हैं कि जो बड़े सीनियर वकील हैं और आईनी तरमीम को के हवाले से बड़ा एक बैकग्राउंड भी रखते हैं। अगर बैरिस्टर गौहर की बात की जाए तो वो एतजाज़ हसन साहब के साथ तवील अरसा रहे हैं, 18th अमेंडमेंट में भी वो एक शरीक होते रहे हैं। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा ये है कि अगर इसके अंदर तरामीम विन विन आउटकम, यकीनन जो आपका सवाल है कि मौलाना का जो स्टेचर है एट स्टेक है। एक तरफ तो बड़ी दाद व तहसीन हुई कि वो सेंटर स्टेज पे आ गए हैं और उनके यहाँ वफूद आ रहे हैं और हर तरह से गवर्नमेंट और अपोजिशन की जानिब से तवज्जो का मरकज़ हैं। लेकिन वो अगर अपोजिशन का एतमाद खो बैठते हैं और गवर्नमेंट साइड का वो हिस्सा ही नहीं है तो उनके कैरियर का ये टफ डिसीजन होगा। मेरा लेकिन नहीं मलिक साहब, एक सवाल और आपने कहा ना कि मौलाना के लिए भी इस वक्त सिचुएशन जो है वो कितनी साजगार नहीं है, अपोजिशन का एतमाद भी उन्होंने हर सूरत अपने ऊपर कायम रखना है। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसने भी तो एतबार बहाल करके रखना है ना अपने कारकुनान पर, क्योंकि अब से कुछ देर पहले PTI की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास खत्म हुआ है जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि 15 अक्टूबर को D चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी गई है। अगर 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दी गई है तो बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर साहब आज की हैसियत में इस पार्लिमानी कमेटी के खुसूसी इजलास में उन्होंने शिरकत की। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हिकमत अमली थोड़ी स्ट्रेटजी में इन्होंने चेंज की है और वो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट और पार्लिमानी फोरम में भी रेलेवेंट रहना चाहती है। अच्छा। और स्ट्रीट पे भी रेलेवेंट रहना चाहती है। वो सड़कों पे भी दबाव डालना चाहते हैं और आज उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि वो कमेटी के अंदर गए। अब बात ये है कि जो तजावीज़ हैं, पहले आप कह लें हाफ में मौलाना ने बहुत सारी जो तरमीम है उसमें गवर्नमेंट को डिफेंसिव पे किया है। अगर वो जो तरमीम जिनके ऊपर वो पब्लिकली अपना इजहार नापसंदीदगी कर चुके हैं वो गवर्नमेंट वापस लेती है तो वो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। मसलन एक बड़ी अहम चीज़ होगी कि आईनी अदालत के क़याम में जो रिटायर्ड जज का तकर्रर है जी उसके बजाय अगर सर्विंग जज का हो जाए या नॉमिनेशन हो या एज लिमिट में कोई चेंज हो तो इस चीज को मौलाना जो है वो अच्छा सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो तरमीम इसके अलावा दीगर शोबों पे हैं उनसे रिलेटेड है और अगर जो एहतसाब का मैकेनिज्म है उसके रिलेटेड है और इसका इतलाक जो है वो मौजूदा जो सेटअप है उसमें नहीं होता। ठीक है, उसमें भी एक बड़े ही पॉपुलर जज जो कि सर्विंग जज है उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है। कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू में उनके हवाले से भी बात हो आगे चलकर। नौशाद साहब, अगर तो विन विन सिचुएशन जैसे कि PTI आज शिरकत कर रही है, जैसे कि भी मलिक साहब भी कह रहे थे कि वो स्ट्रीट मूवमेंट
بھی اپنی کنٹینیو کرنا چاہتی ہے اور وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات بھی کرنا چاہتی ہے. تو سر مجھے پھر یہ بتائے گا جو جیل میں مقید قیدی نمبر 804 ہیں ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کچھ لوگ کچھ دو کے حوالے سے مذاکرات کرنے پر یا بیک ڈور جو اپنی پالیسی کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہے وہاں پر کہیں کامیاب ہوگی؟ دیکھیے اس وقت تو مجھے حکومت کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. ابھی تک کی جو سناریو میرے سامنے ہے اگر آپ اس کو غور سے ذرا تھوڑا سا دیکھیں تو اس وقت حکومت چیزوں کے کنٹرول میں نظر آ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو قیادت دلوا کر پاکستان تحریک انصاف کو پچھلی سیٹ پر بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے لیے کمپیریٹیولی لیس ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے اب ڈسکشن کا. صحیح. اور اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی اپوزیشن ہے نہیں, ان کو کوئی مسئلے مسائل ہے نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اناؤنس کیا گیا 15 کا, میرا تو خیال ہے ویسے اس کوئی لاجک نہیں بنتی, نہ کرنا چاہیے تھا. اس سے شاید کرٹیسزم زیادہ پاکستان تحریک انصاف پر ہوگا, لیکن سڑکوں پر رہنے کی جو اسٹریٹجی ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ اپنا پریشر قائم رکھ سکے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پریشر کے ذریعے وہ جو قیدی نمبر 804 ہے ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی فی الحال اس طرح کی کوئی چیز آن کارڈز ہے یا اس طرح کا کوئی فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو سکے گا. پاکستان تحریک انصاف کو قیدی نمبر 804 کے لیے بھی اگر فائدہ لینا چاہتی ہے اسے پارلیمان سے ہی لینا پڑے گا. یہ جو نسیم صدیقی کے صاحب کے مطابق 47 کی جو حکومت ہے نا, جس سے بیٹھ کر آج کمیٹی میں مذاکرات کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف, اسی سے بات چیت کرنی پڑے گی. مولانا فضل الرحمان نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ چاہے یہ 47 کی حکومت ہے جو بھی ہے اب اسی سے بات کرنی پڑے گی. سو اگر آج سے چند دن پہلے مولانا نے جب یہ بات کہی اور آج پاکستان تحریک انصاف اس پر عمل کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا پاکستان تحریک انصاف کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ آپ کو کمیٹی میں بیٹھنا ہے, بات کرنی ہے, اور یہی وہ طریقہ کار ہے جو آپ کو آپٹ کرنا چاہیے. اسی کے ذریعے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. سڑک پہ کچھ نہیں ہو سکتا. حکومت وقت فائدے میں ہے اگر یہ آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے, لیکن نسیم صدیقی صاحب گو کہ یہ آئینی ترمیم پاس ہو گئی, اس کے بعد جس طریقے سے خبریں یہ بھی آ رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب مزید ایکسٹینڈ نہیں ہوں گے, اور جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی ٹھیک دن 25 اکتوبر کو فل کورٹ ریفرنس جو ہے اس کے حوالے سے بھی سماعت ہوگی. تو سر مجھے پھر یہ بتائے گا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا؟ کیونکہ ابھی تو جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے نظر ثانی کے حوالے سے, اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جاتے جاتے اس کیس کو نہیں نمٹاتے تو اس کا مطلب آنے والے جج جسٹس منصور علی شاہ پھر اس پر سماعت کریں گے. دیکھیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تو آپ نے دیکھ لیا کہ جاتے جاتے انہوں نے تو صحافیوں کے لیے بھی کیا کیا القابات استعمال نہیں کیا. وہ فرسٹریشن میں ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, انہوں نے جو فیصلے کیے وہ سب آپ دیکھیں نا کہ فیصلے 22 تھے. ہر فیصلہ جو پی ٹی آئی کے خلاف تھا خود بیٹھتے تھے, اس میں خود فیصلہ دیتے تھے. جس طرح وہ وکلا کے ساتھ بات کرتے تھے, سائلین سے بات کرتے تھے, ہم نے تو کوئی ایسا جسٹس دیکھا نہیں ہے. اور جو ان کی جانب پہ دیکھیں کہ کتنی خوشیوں کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں. منصور علی شاہ ایک بہت قابل وکیل بھی رہے ہیں, جج بھی رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ پی ٹی آئی کو فائدہ دیں گے. وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے اور اتنے زیادہ کنٹروورشل نہیں ہوں گے جتنے پہلے کے سپریم کورٹ کے ججز حضرات یا چیف جسٹس حضرات ابھی جو پچھلے دور میں گزرے جتنے وہ کنٹروورشل تھا. میرا خیال ہے کہ اتنے کنٹروورشل نہیں ہوں گے, آئین اور قانون کے حساب سے دیں گے. دوسری طرف آپ جس حکومت کو مطلب وزیر اعظم ابھی لندن آئے ہوئے تھے اور اپنے پسندیدہ چند ایک انہوں نے صحافی بلا کے پریس کانفرنس کر دی, مطلب ان کو تو خوف ہے اس چیز کا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ فارم 47 ان کے پیروں کے نیچے سے کبھی بھی کھینچا جا سکتا ہے. تمام فیصلے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. جس طرح وزراء کے بیان آتے ہیں ان کی تو کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے. بالکل بڑی مجبوری ہے پی ٹی آئی کی کہ ان کو فارم 47 والے جو لوگ ہار چکے تھے ان سے مذاکرے پڑے, لیکن کیا کریں مجبوری ہے. ہم پہلے تو پلاٹوں کے زمینوں کے قبضہ گروپ سنتے تھے, اب تو آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, سینٹ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. جس طرح لوگوں کے گھروں میں گھسا جاتا ہے, مطلب ایک آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی. کس کے ساتھ آپ مذاکرات کریں؟ مذاکرات جن سے ہو رہے اختیار ہی کوئی نہیں ہے. اختیار جن کے پاس ہے, عمران خان کہتے ہیں کہ جی ان سے ہم مذاکرات. صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ویسی حکومت ہے جیسی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوا کرتی تھی اس سے پہلے.
जी मैंने कहा नसीम साहब की मुझे गुफ्तगू से ऐसा लगा आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये बिल्कुल वैसी हुकूमत है जैसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हुआ करती थी, उसी तरह की चीजें हुआ करती थी। वो सारी बातें जो आपने कही वो इससे जो साबिक हुकूमत थी उसके ऊपर पूरा उतरती थी, वो तो खुद मुंह से मानते थे, तस्लीम करते थे। नहीं, बात आपकी ठीक है। यहाँ पे आपने देखा ना कि हमेशा ही इस्टेब्लिशमेंट नहीं तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। उस वक्त नवाज शरीफ साहब भी यही चीजें लिखा करते और वोट को इज्जतों की बात करते थे, लेकिन जब उनको एस्टेब्लिशमेंट का छतरी मिली है तो उन्होंने वोट को इज्जतों वाला छोड़ के तो दूसरा काम शुरू कर दिया। हम तो चाहते हैं कि इमरान खान साहब भी तो वही छतरी मांगते हैं। और इस छतरी के नीचे इस वक्त सबसे ज्यादा जो सुकून से सियासत कर रहा है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और मुमकिन तौर पर अगर आईनी तरमीम पास हो जाती है तो हो भी सकता है वो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म भी वही मांग रहे हैं छतरी के, हमें दे दें प्लीज वो छतरी। चल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इसे कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे मुल्क की सियासी मामलात के हवाले से कि आईनी तरमीम का ऊंट किस करवट बैठेगा, और प्रोग्राम के हिस्से में सीनियर सियासतदान और साबिक वजीर फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। फवाद चौधरी साहब, जिस तरीके से आज खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ और हमने वहां पर देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव ने, बिलखुसूस में कहूंगी पार्टी चेयर ने आज वहां पर शिरकत की। बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि ताहाल अभी भी डेडलॉक बरकरार है, लेकिन पसे पर्दा हकायक कुछ यूं है कि जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मौलाना से जो गुफ्तगू हुई ब्रिक्स के दौरान उसमें तय पा गया कि आइंदा होने क्या जा रहा है। आपको लगता है कि जो आज ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ खुसूसी कमेटी का, वो सिर्फ एक नॉर्मल और एक कॉमन प्रैक्टिस थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, जो होना है वो होकर रहेगा आईनी तरमीम के हवाले से? देखिए ना, आईनी तरमीम तो अब तक सिर्फ इस वजह से रुकी हुई है कि इनके पास नंबर नहीं है। अगर नंबर होते तो ये कल आईनी तरमीम ले आते, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी मॉरल अथॉरिटी है इस हुकूमत की, या ये कहना कि ये कोई अखलाकियात को देखते हैं कि आइन है तो सब पे कंसेंसस होना चाहिए या ये तो आपके सामने ही है कि इनका कोई ऐसा मसला नहीं है। इलेक्शन 9 फरवरी से लेके अब तक इस हुकूमत ने एक भी ऐसा इकदाम नहीं उठाया जिसका इखलाक से कोई ताल्लुक हो। तो लिहाजा ये कहना कि कोई आईनी तरमीम के ऊपर कोई अखलाकी बुनियादों के ऊपर गौर कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के बगैर आप आईनी तरमीम नहीं ला सकते। उनको रोंद के आईनी तरमीम लाना पार्लियामेंट के अंदर भी मुमकिन नहीं है और बाहर भी मुमकिन नहीं है। आपने देखा डी चौक पे तहरीक इंसाफ ने जब ये किया तो उसके ऊपर ही पूरा इस्लामाबाद और पूरा पाकिस्तान जो है। पर चौधरी साहब, ये खबरें अब आ रही हैं कि मौलाना किसी हद तक राजी हो गए हैं और वो हुकूमत के साथ अब एक पेज पर हैं। देखिए ना, ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर हो गए होते तो तरमीम आ गई होती। अभी भी जो मौलाना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो आईनी तरमीम है इसके ऊपर वो मामलात के जो हमने शराइत पेश की हैं उस पर अगर लचक दिखाएंगे तो हम साथ होंगे, वरना नहीं होंगे। और मौलाना का जो अब तक समझ आई है, जो मेरी मुलाकात भी हुई है जो कुछ लोगों से JUI के, वो कह रहे हैं कि हम 19वीं तरमीम जो बहाल करना चाहते हैं। 19वीं तरमीम क्या थी कि जब 18वीं तरमीम आई थी तो उसमें पार्लियामेंट जो थी उसको ये इख्तियार दिया गया था कि जजेस की अपॉइंटमेंट में बड़ा वाइब्रेंट रोल होगा। इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस वक्त फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब को मजबूर किया, जैसे आज बिलावल साहब मजबूर है। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी मजबूर थी, उन्होंने उस वक्त उस मजबूरी में जो है वो 18वीं तरमीम खत्म कर दी और पार्लियामेंट का रोल खत्म कर दिया। अब मौलाना कह रहे हैं कि वो रोल बहाल करने की हद तक हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। अच्छा, लेकिन एक आईनी बेंच के हवाले से भी बात हो रही है चौधरी साहब। आपको लगता है कि अगर आईनी बेंच बन जाता है, आईनी अदालत नहीं भी बनती, तो भी मामला विन विन सिचुएशन की तरफ जा सकते? जनाब, इशू ये है कि आईनी बेंच का हुकूमत को कोई फायदा नहीं है। देखो ना, हुकूमत तो सीधा सीधा चाहती है कि मर्जी के जज हों, हमारे फैसले उनके पास जाएं, इसीलिए इतनी बड़ा जो है वो फड्डा है ना, वरना क्या फड्डा है, कोई नेक नीति से तो काम हो नहीं रहा। अब इनका मसला ये है कि अगर आप आईनी बेंच बनाते हैं लेट्स से सीनियर मोस्ट 5 जजेस के ऊपर, तो 4 तो इंडिपेंडेंट जजेस हैं। हुकूमत तो चाहती है कि जज वो हों जिनको हम अपने जाती लोगों को लगा सके। तो आईनी बेंच से मसला हल नहीं होता। या ये बनाएंगे FCC और अपनी मर्जी के जज इसमें लगाएंगे, या आईनी तरमीम नहीं आएगी। इधर दूसरा रास्ता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा। और आपको इन या वाली ऑप्शन में आपको क्या लग रहा है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले आ जाएगी या 25 अक्टूबर के बाद जाके ये ऊंट किसी करवट बैठेगा? देखिए, आज तक तो इनके पास नंबर पूरे नहीं है
اور اسی لیے جو منصور عوان ہیں ڈپٹی یہ ہمارے جو اٹارنی جنرل ہیں اور اعظم تارڑ صاحب ہیں، یہ جو سارا گروپ ہے یہ اس گزشتہ 3-4 دنوں سے بڑا ایکٹیو ہے منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے میں. 2-3 ملاقاتیں اٹارنی جنرل ان سے کر چکے ہیں اور ان کو انہوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا اور ایسی بھی کوئی بات نہیں، ہم تو بڑے اچھے بچے ہیں، ایسے ہی ہمیں جو ہے کہے جا رہے تھے، ہم نے بڑا زور لگایا کہ یہ نہ ہو. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی حکومت وہ کوشش کر رہی ہے کہ نمبر پورے ہو جائیں اور یہ ہو جائے. اور سچی بات یہ ہے کہ اب اس ترمیم یہ جو پیپلز پارٹی نے دی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس سے کیا انٹرسٹ ہے؟ اگر آپ نے آرٹیکل 199 میں امینڈ ہی نہیں کرنا، آرمی ایکٹ وہ لانی نہیں ہے، تو ابھی جو سچویشن ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا انٹرسٹ بھی ان ترمیم میں کم ہو گیا ہے اور نون لیگ کا انٹرسٹ بھی ان میں کم ہو گیا ہے. تو اور لگتا نہیں مجھے کہ یہ ترمیم، لیکن کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ اس کے اندر تاحال موجود ہے. اچھا چودھری صاحب، کچھ اور معاملات پر بھی میں نے آپ کی رائے لینی ہے. آپ اکثر ٹی وی ٹاک شوز میں بھی اور اپنے ٹویٹر کے تھرو بھی آپ گرینڈ ڈائیلاگ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ملک میں گرینڈ ڈائیلاگ کی اس وقت بہت ضرورت ہے. ہم نے ان آنکھوں نے ایک منظر دیکھا آج سے ٹھیک کوئی 1 سے 2 روز پہلے کے درمیان میں علی گنڈاپور صاحب، دائیں جانب فیصل کریم کنڈی صاحب، بائیں جانب محسن نقوی صاحب، جب یہ شخصیات اتنا گتھم گتھا ہونے کے باوجود شیر و شکر ہو کر صوبے کے امن و امان کے لیے ایک ساتھ بیٹھ سکتی ہیں، تو جو آپ بات کرتے رہے ہیں گرینڈ ڈائیلاگ کی، آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم اس وقت جا سکتے ہیں، اس طرف بڑھ سکتے ہیں، کچھ بہتری آئی ہے سیاسی پارٹیوں کے درمیان اور کچھ شخصیات کے درمیان؟ دیکھیں 25 تاریخ تک اگر نہ آ سکا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ آئی اور یہ جو ایک سمجھے کہ ایگزیکٹو کے ماتحت عدلیہ کا خواب پورا نہ ہوا، تو پھر سب پارٹیاں جو ہیں وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں گی اور ڈیفینیٹلی ہم ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف بڑھیں گے. ابھی بھی یہ آخری جو چیزیں ہوئی ہیں کچھ، آپ دیکھیں نا یہ جو کے پی میں ہوا ہے یہ زبردست ہے. آپ اتنے پیچیدہ معاملات جو ہیں 3 لوگ وہاں پہ شہید کرا کے ہم یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اگر اس سے پہلے پہنچ جاتے تو اچھا تھا. تو اب یہ اس وقت ایشو یہ ہے کہ یہ ہمیں سوائے بات چیت کے اگر کوئی وائلنٹ ہو نا، جہاں پہ وائلنس پولیٹیکل پارٹی ہو یا اسلحہ استعمال کر رہی ہو، وہاں تو دیکھیں ریاست کو اپنی اتھارٹی استعمال کرنی چاہیے. لیکن جہاں پر پولیٹیکل اور پیچیدہ مسئلے ہوں وہاں بات چیت ہی ہوتی ہے اور یہ گرم ریاست یا یہ والے جو معاملات ہیں نا وہ نہیں ہوا کرتے. یہ پولیٹیکل پولیٹیشنز اس کو ریزالو کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک کے پی کی جو لیڈرشپ ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کی اور چیف منسٹر شوڈ بی کمینڈیڈ کہ انہوں نے سب نے بیٹھ کے ایک اتنے بڑے جو ایک کرائسس ہو سکتا تھا اس کو ریزالو کیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان فواد چودھری موجود تھے اور ابھی بھی وہ یہی بات کریں کہ اگر 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم پاس نہیں ہوتی یا منظر عام پر نہیں آتی تو بہت بہتر ہوگا کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں اور پھر اس کے بعد گرینڈ ڈائیلاگ کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور یہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف بڑھ سکتے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے. اسٹے ٹیونڈ، پبلک اوپینین. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین، بین الاقوامی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آنے والا ہفتہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہونے جا رہا ہے. پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے. طاہر صاحب مجھے یہ بتائے گا کتنا بڑا اور کتنا اہم موقع ہے پاکستان کے لیے اپنے تعلقات کو خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ بہتر بنانے کا، اور بالخصوص میں اگر پاک انڈیا تعلقات کے حوالے سے بات کروں، بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان آنا یہ دونوں ممالک کے لیے کتنا اہم ہوگا؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک عرصے سے ایک ڈیڈ لاک ہے دونوں ممالک کے درمیان، صورتحال بتدریج کچھ مزید بہتر ہو سکتی ہے؟ جی میرے خیال میں دیکھیں اسلامی سربراہی کانفرنس جو ہوئی تھی 1974 میں اور اس طرح کے جو دوسرے سمٹ ہوئے تھے پھر کافی گیپ آ گیا. اس گیپ کے بعد ایس سی او کا جو یہ سمٹ ہے یہ بہت بڑا ایک ایونٹ ہے اور پاکستان مسلسل انگیج کر رہا ہے رشیا سے، چائنا سے، ایران سے، سعودی عربیہ سے. تو اس فورم میں جو انڈیا پاکستان کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے وہ گو کہ ان کے وزیر خارجہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سمٹ میں آ رہے ہیں، لیکن پاکستان اگر ان سے انگیج کرتا ہے اور کچھ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی اس میں رول پلے کرتے ہیں تو برف پگھل سکتی ہے. کیونکہ نریندر مودی جو ہیں وہ ان کی ایک نئی ٹرم شروع ہوئی ہے اور اس دفعہ وہ نسبتاً ویک حکمران ہیں. اور تیسرا جو پہلو یہ ہے کہ ان کی ایک ہسٹری بھی ہے
मियाँ नवाज शरीफ के साथ एक रेपो है, तो अगर मियाँ नवाज शरीफ जो साबिक वजीर आज़म है उन्हें भी अगर हम यूज़ करें इस सारे नॉर्मलाइजेशन में, तो इस दफ़ा एक चेंज ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से चेंज ऑफ हार्ट भी है। अब उन्हें कोई इतराज़ नहीं इंडिया पाकिस्तान नॉर्मलाइजेशन में, जो पहले से उन्होंने ये लेसन लर्न किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए और पॉजिटिवली हमें इसके सिलसिले में आगे बढ़ना चाहिए, और दोस्त जो हमसाया ममालिक हैं उनका तावन भी इस सिलसिले में इन्वॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि सियासी और अस्करी क़यादत को अगर देखें तो वो पिछली जैसी रंजिशें और खालिश नहीं है, मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं। सिद्दीकी साहब, इंटरनेशनली OIC को SCO को किस तरीके से देखा जा रहा है, कुछ ये भी बताइएगा। दूसरा ये भी कि 27 मफाहमत की याददाश्तें हैं जिन पर दस्तखत हुए हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, और हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी खुशी की खबरें भी हमें कल से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं कि किस किस किस्म के जो मंसूबे हैं वो पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकार शुरू करने जा रहे हैं। कितनी बड़ी प्रोग्रेस है हम इसे इकोनॉमिकली अगर देखें तो? पाकिस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात बेहतर हो जाए, और मैं भी चाहता हूँ कि भले ये गवर्नमेंट हो पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि कहीं ये जो याददाश्तें हैं पहले वो 50 करे, फिर कहीं वो सेंचुरी ना क्रॉस कर जाए। हकीकत ये होनी चाहिए कि जिस तरह सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट फिजिकली अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है भारत के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर की, वो मुझे नजर आनी चाहिए। मुझे एक गरीब आदमी की जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो अच्छी होती हुई नजर आए, बिजली के बिल, गैस के बिल नीचे आ जाए, खुशहाल जिंदगी पाकिस्तानी अवाम की। सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमतों को तो ख्याल नहीं आया, लेकिन सऊदी हुकूमतों को शायद ख्याल आ चुका है। 45,000 स्कूल कायम करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान में आइंदा आने वाले सालों में। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दरिया पाकिस्तान के अंदर मैकडोनल्ड भी बहुत है, यहाँ पे टिम होटल्स भी खुल गया है, अलबेक वाले भी आ रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जब तक एक आम इंसान की जिंदगी बेहतर नहीं होगी, जब तक नौजवान जो डिग्री हाथों में लेके फिर रहे हैं उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, जब तक हालात नहीं होंगे। और अभी बात हो रही थी कि सफारती ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, बिल्कुल बेहतर होने चाहिए। बड़ा PTI और इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगता था कि उन्होंने सफारती ताल्लुकात तमाम ममालिक से खराब कर दिए। इस वक्त ज़रियाब दुबई का ये हाल है कि दुबई का वीजा किसी पाकिस्तानी को नहीं दिया जा रहा। बदकिस्मती से मैं बताऊं, 2 वफाकी सेक्रेटरी जो 21 ग्रेड के हैं उनके वीजे तक रिफ्यूज हो चुके हुए। तो ये क्या सफारतकारी हो रही है, क्या आपके ताल्लुकात है, ये यादाश्तें, ये हमने बड़े साइन होते हुए देखे हैं। लेकिन फिजिकल पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम होना चाहिए। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेकाम जो है वो नागुज़ीर है। नशाद साहब, सियासी इस्तेकाम नहीं आता तो मुआशी इस्तेकाम नागुज़ीर है। और जब ये SCO का इजलास होने जा रहा है तब PTI ने भी इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी है। क्या टाइमिंग लग रही है आपको? कितना मतलब ये फैसला आपको किस तरह से नजर आ रहा है, किस तरीके से आप कमेंट करेंगे? आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए ना कि नसीम साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये तो बता दिया कि UAE के जो हैं वो ताल्लुकात खराब हैं, ये नहीं बताया कि किस वजह से खराब है। कोई ये भी बता देता कि किस वजह से खराब है तो मुझे बड़ी खुशी होती कि जनाब ये इस वजह से खराब है कि वहाँ पे ये जो इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के डिजिटल काम करने वाले लोग हैं और ये टिकटॉकर्स हैं और ये इस तरह के लोग हैं, वो उनके कानून का एहतराम नहीं कर रहे। उनके जो गेस्ट आए होते हैं उनके साथ भी बदतमीजी और बदतहजीबी का तूफान बरपा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने मदीना मुनव्वरा में देखा था, जैसे हमने सऊदी अरब के अंदर देखा या दीगर ममालिक में देखते हैं। उसकी वजह तो बयान कर देते तो ज़्यादा बेहतर था। ये जो ताल्लुकात खराबी की बात की थी, यकीनन ताल्लुकात खराब थे, पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका हुआ था, ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की है, ये प्रैक्टिकली नजर आई है। और जब वो ताल्लुकात ठीक हुए तो वो भी नजर आना शुरू हो गया, चाहे वो SCO कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो मलेशियन वज़ीर आज़म का दौरा हो, या उससे पहले सऊदी डेलीगेशन 2-3 दफ़ा आ चुके हो, चाहे चाइनीज डेलीगेशन आ चुके हो। ये तो हम तरस गए थे, हमारी आंखें तरस गई थी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है और अगला हफ्ता हुकूमत वक्त के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, सियासी एतबार से भी, मुआशी एतबार से भी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।